वेलकम टू बिहार मैटर्स। आज के इस विशेष सत्र में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और टॉपिक बहुत ही प्रासंगिक है। हाँ, आज का हमारा विषय है बिहार ग्रीन बजट 2026, रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स एंड कार्बन पॉलिसी। और देखिए, ये जो विषय है ये बिहार सरकार की आगामी परीक्षाओं जैसे कि बीपीएससी, बीएसएससी, एसएससी, रेलवे, एसआई और टीचर एग्जाम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल महत्वपूर्ण है। और मैं सभी छात्रों को ये स्पष्ट कर दूं कि आज के इस लेक्चर का उद्देश्य कोई इधर-उधर की बातें करना नहीं है। सही बात है। हमारा मुख्य फोकस केवल आधिकारिक डेटा और परीक्षा से जुड़े उन महत्वपूर्ण तथ्यों का गहन विश्लेषण करना है जहां छात्र अक्सर गलतियां करते हैं, मतलब जिन्हें हम पीवाईक्यू ट्रैप्स कहते हैं। पीवाईक्यू ट्रैप्स, बिल्कुल। तो चलिए बिना किसी भटकाव के सीधा विषय पर आते हैं। देखिए, हरित नीतियों या ग्रीन बजट को समझने से पहले किसी भी राज्य के वित्तीय आधार को यानी उसके फिस्कल फाउंडेशन को समझना बहुत आवश्यक है। हाँ, क्योंकि बिना पैसों के तो कोई नीति जमीन पर नहीं उतर सकती। एकदम सही। तो अगर मैं बिहार बजट 2026-27 के मूल आंकड़े आपके सामने रखूं, तो कुल बजट का आकार लगभग 3,47,589.76 करोड़ रुपए है। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, और विद्यार्थियों को ये नोट कर लेना चाहिए कि ये बिहार के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। बिल्कुल, इसे लिख लें। और इसमें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है यानी पूंजीगत व्यय, वो 63,455 करोड़ रुपए है, जो कि कुल बजट का लगभग 18.26% बैठता है। 18% से थोड़ा ज्यादा। हाँ, और इसके अलावा स्कीम एक्सपेंडिचर मतलब योजनाओं पर होने वाला खर्च, वो 1,22,155 करोड़ रुपए है। तो ये तो हो गए बुनियादी आंकड़े। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे भारी भरकम वित्तीय ढांचे में ग्रीन बजट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? यही सबसे बड़ा सवाल है। अगर हम टेरी यानी द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के फ्रेमवर्क को देखें तो वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए यह ग्रीन बजट 15,588.28 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। 15,000 करोड़ से ऊपर? जी, जो कि विभागीय बजट में इसकी हिस्सेदारी 8.38% बनाता है। और अगर पूरे राज्य के कुल बजट से तुलना करें तो ये लगभग 4.92% है। अच्छा। लेकिन यहाँ छात्रों के मन में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। कैसा कंफ्यूजन? मतलब ग्रीन बजट सुनकर ऐसा लगता है कि सरकार ने कोई अलग से तिजोरी खोल दी है या कोई नया फंड बना दिया है पर्यावरण के लिए। हाँ, ये बहुत आम गलतफहमी है। तो इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आप अपने घर के खर्चों की एक डायरी बनाते हैं। उसमें राशन, बिजली, बच्चों की फीस सब लिखा है। अब अगर आप एक हरे रंग का हाइलाइटर लें और उन खर्चों को हाईलाइट कर दें जो परिवार की सेहत सुधारने पर हो रहे हैं, जैसे कि ताजे फल या जिम की फीस। बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब ये है कि आपने कोई नया बैंक अकाउंट खोल लिया है? नहीं, पैसे तो उसी मुख्य सैलरी से जा रहे हैं। एग्जैक्टली। बस आप उन खर्चों की एक अलग से टैगिंग कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप परीक्षा के दृष्टिकोण से इस टैगिंग वाले पहलू पर थोड़ा और जोर दें। जी, ये बहुत ही शानदार एनालॉजी है और विद्यार्थियों कृपया ध्यान दें, ये परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। एग्जाम इनसाइट है आपके लिए। ग्रीन बजट कोई अलग से पेश किया गया बजट बिल्कुल नहीं है। ये केवल पर्यावरण से संबंधित खर्चों की टैगिंग है, मतलब टैगिंग ऑफ एनवायरमेंटली रेलेवेंट एक्सपेंडिचर। तो ये बात एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। ग्रीन बजट का मतलब अलग बजट नहीं है। बिल्कुल। अब जब हमने ये टैगिंग समझ ली है तो ये जानना भी जरूरी है कि ये 15,000 करोड़ रुपए किन विशिष्ट क्षेत्रों में आवंटित किए जा रहे हैं। सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, तो इसके प्रमुख क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी, उसके बाद जल और स्वच्छता वाटर एंड सैनिटेशन, वानिकी और पर्यावरण और ग्रामीण विकास शामिल हैं। लेकिन इसमें जो ऊर्जा क्षेत्र का आवंटन है वो काफी बड़ा है। ये सांकेतिक रूप से 18,000 से 19,000 करोड़ रुपए की रेंज में है। ये बहुत बड़ा हिस्सा है ना? और यहाँ पर एक सवाल उठता है, अगर हम हालिया रुझानों को देखें तो राज्य की अधिकतम बिजली मांग मतलब पीक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड लगभग 8,700 मेगावाट तक पहुंच गई है। 8,700 मेगावाट? हाँ, और जैसे जैसे आर्थिक विकास होगा, इंडस्ट्रीज लगेंगी, ये मांग तो और बढ़ेगी।
तो मेरा सवाल ये है कि क्या हमारा जो पारंपरिक ग्रिड है, पुराने तार और कोयले वाले प्लांट, क्या वे बिना दबाव में आए इतनी बड़ी मांग को पूरा कर सकते हैं? देखिए, इसका सीधा सा जवाब है नहीं, वे नहीं कर सकते। और इसी कारण से सरकार का पूरा ध्यान अब विकेंद्रीकृत ऊर्जा प्रणालियों पर है। डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी सिस्टम्स। जी, ऊर्जा वहीं बने जहां उसकी खपत होनी है। इसके 3 मुख्य घटक हैं जो बजट में साफ दिखाई देते हैं। पहला कौन सा है? पहला है रूफटॉप सोलर सिस्टम्स। ये मुख्य रूप से कम आय वाले परिवारों पर केंद्रित है और पूरी तरह से सरकारी सब्सिडी मॉडल पर आधारित है। मतलब छतों पर सोलर पैनल लगाना। हाँ। दूसरा घटक है किसानों के लिए सोलर इरिगेशन पंप। ओहो, ये तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ताकि सिंचाई के लिए जो डीजल पर निर्भरता है वो कम हो सके। डीजल महंगा भी है और प्रदूषण भी करता है। सही बात है। और तीसरा घटक? तीसरा बहुत ही इनोवेटिव है फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स। तैरते हुए सोलर पैनल? जी हाँ, और ये कोई भविष्य की योजना नहीं है। ये दरभंगा और सुपौल में संचालित भी हो चुके हैं। दरभंगा और सुपौल, विद्यार्थियों को ये 2 नाम याद रखने चाहिए। बिल्कुल, लेकिन यहाँ मैं छात्रों को एक परीक्षा चेतावनी देना चाहूंगी। एक एग्जाम अलर्ट है। हाँ, बताइए। हमने अभी जो 8,700 मेगावाट के आंकड़े की बात की, उसे एक रुझान आधारित अनुमान मतलब ट्रेंड बेस्ड एस्टिमेट ही माने। इसे कोई फिक्स्ड आधिकारिक लक्ष्य या टारगेट समझने की भूल न करें। परीक्षा में ऐसे ही शब्दों के जाल में फंसाया जाता है। बहुत ही वैलिड पॉइंट है। मतलब डेटा को रटना नहीं है, उसका संदर्भ समझना है। जी। चलिए, ऊर्जा उत्पादन की बात तो हो गई, लेकिन ऊर्जा की खपत के तरीकों में बदलाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है, खासतौर पर परिवहन क्षेत्र में। बिल्कुल, ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो नीति की दिशा को अगर देखें तो हरित परिवहन या ग्रीन ट्रांसपोर्ट ट्रांजिशन के तहत बहुत सी चीजें शामिल हैं, जैसे सीएनजी बसों को लाना, इलेक्ट्रिक बसों की ओर बदलाव करना और ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा विश्लेषणात्मक सवाल उठाना चाहूंगा। पूछिए। उन्हें देखते हुए क्या ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर का व्यापक विस्तार अभी व्यवहारिक है? ये बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है और सरकार भी इस बात को समझती है। इसीलिए अगर आप बजट दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें तो ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार एक ही रात में नहीं किया जा रहा। अच्छा। इसे चरणबद्ध तरीके से यानी फेस्ड मैनर में प्लान किया गया है। मतलब पहले बड़े शहर, फिर छोटे कस्बे? बिल्कुल, जहां बुनियादी ढांचा पहले से थोड़ा मजबूत है वहां पहले फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा इस ग्रीन बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ ईवी पर ही नहीं खर्च हो रहा है। तो और कहाँ जा रहा है पैसा? इसे जल संरक्षण मतलब वाटर कंजर्वेशन, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कार्यक्रमों और जलवायु अनुकूल कृषि यानी क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के लिए भी उपयोग किया जा रहा है। जलवायु अनुकूल कृषि, ये बिहार जैसे राज्य के लिए बहुत क्रिटिकल है, जहां बाढ़ और सूखा आम बात है। एकदम सही। इसका उद्देश्य यही है कि जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन दक्षता या इम्प्लीमेंटेशन एफिशिएंसी बनी रहे, नीतियां सिर्फ कागजों पर ना रहें। ये बहुत ही व्यापक अप्रोच है। अब देखिए, इन सभी हरित परियोजनाओं, चाहे वो सोलर हो, ईवी हो या वनीकरण हो, इन सबको वित्त पोषित करने और वैश्विक मानकों पर मापने के लिए एक बहुत ही भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल होता है। मैं समझ रही हूँ आप किस शब्द की बात कर रहे हैं। कार्बन क्रेडिट। हाँ, कार्बन क्रेडिट। तो सबसे पहले तो कार्बन क्रेडिट का सटीक अर्थ समझ लेते हैं। बिल्कुल। एक कार्बन क्रेडिट का सीधा सा अर्थ है 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी, 1 टन CO2 इमिशन रिडक्शन। जी, इसे ऐसे ही मापा जाता है। और इसके संभावित क्षेत्र क्या हो सकते हैं? वनीकरण यानी पेड़ लगाना, नवीकरणीय ऊर्जा पैदा करना और टिकाऊ कृषि करना। लेकिन यहाँ मैं छात्रों के सबसे बड़े कन्फ्यूजन को सामने रखना चाहता हूँ। ये सवाल बार बार आता है। क्या सवाल है? क्या बिहार का अपना कोई स्वतंत्र कार्बन क्रेडिट कानून है? क्या राज्य ने अपनी कोई अलग कानूनी रूपरेखा बनाई है इसके लिए? विद्यार्थियों, यहाँ बहुत ध्यान दें, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये आपका एग्जाम सेफ पोजीशन है। हाँ, ध्यान से सुनिए। वर्ष 2026 तक, मैं फिर दोहरा रही हूँ, वर्ष 2026 तक बिहार में कोई भी पूर्ण रूप से अधिसूचित स्वतंत्र कार्बन क्रेडिट कानून नहीं है। कोई इंडिपेंडेंट कार्बन क्रेडिट लॉ नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो फिर राज्य ये सब काम कैसे कर रहा है? देखिए, बिहार अलग से नियम बनाने के बजाय जो भारत का राष्ट्रीय कार्बन बाजार ढांचा है, नेशनल कार्बन मार्केट फ्रेमवर्क, उसी के साथ तालमेल बिठा रहा है।
अच्छा, मतलब नेशनल फ्रेमवर्क को ही फॉलो कर रहे हैं। से कानून बनाकर जटिलताएं पैदा नहीं की जा रही हैं। ये तो बहुत ही स्मार्ट मूव है। और परीक्षा के नजरिए से बहुत बड़ा ट्रैप भी है। बिल्कुल। तो चलिए एक बार हम सभी PYQ ट्रैप्स को जल्दी से दोहरा लेते हैं। हाँ, एक रिकैप हो जाए। पहला ट्रैप, अगर सवाल आता है कि ग्रीन बजट एक अलग बजट है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। रॉन्ग। बिल्कुल गलत है। दूसरा ट्रैप, बिहार में अपना स्वतंत्र कार्बन क्रेडिट कानून है। ये भी पूरी तरह से गलत है। जी, रॉन्ग। और तीसरा ट्रैप, जो ऊर्जा डेटा दिया गया है जैसे 8700 मेगावाट, वो एक फिक्स्ड टारगेट है। गलत। वो सिर्फ एक ट्रेंड बेस्ड अनुमान है। एकदम सही। छात्रों को इन ट्रैप से बचना है। तो अब अंततः इन सभी नीतियों और खर्चों का राज्य के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर हम इसे समेटना चाहें? प्रभाव बहुत ही गहरा होगा। अगर देखा जाए तो इसका एक दोहरा लाभ है। एक तरफ आर्थिक महत्व है, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार का सृजन होगा, ग्रीन जॉब्स आएंगे, दीर्घकालिक ऊर्जा लागत में कमी आएगी और राज्य में निवेश बढ़ेगा। बिल्कुल। और दूसरी तरफ पर्यावरणीय महत्व है, उत्सर्जन में भारी कमी होगी, पारिस्थितिक सुरक्षा यानी इकोलॉजिकल सिक्योरिटी बढ़ेगी और ओवरऑल स्टेबिलिटी आएगी। जी, अगर मैं इसे निष्कर्ष के तौर पर कहूँ तो ये जो बिहार का ग्रीन बजट है, ये टिकाऊ ऊर्जा यानी सस्टेनेबल एनर्जी, जलवायु लचीलापन, क्लाइमेट रेजिलियंस और हरित आर्थिक विकास की ओर एक बहुत बड़ा बदलाव है। बहुत बड़ा शिफ्ट है। हाँ, ये असल में अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और नीति, इन तीनों का एक बहुत ही सुंदर एकीकरण है। इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और पॉलिसी का इंटीग्रेशन। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी के साथ हम आज के इस विषय के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। जी। तो विद्यार्थियों, आज हमने जो भी डेटा डिस्कस किया है, चाहे वो 3,47,000 करोड़ का कुल बजट हो या 15,588 करोड़ का ग्रीन बजट, 8.38% का ग्रीन शेयर या दरभंगा और सुपौल के फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स की बात हो, ये सभी पॉइंट्स बहुत क्रिटिकल हैं। हाँ, आगामी BPSC और BSc परीक्षाओं के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरी सभी विद्यार्थियों को यही सलाह है कि इन मुख्य बिंदुओं को अपनी नोटबुक में लिखें और बार-बार रिवाइज करें। रिवीजन ही सफलता की कुंजी है। बिल्कुल। और छात्रों, हमारी ये लेक्चर सीरीज आगे भी जारी रहेगी। अगले सत्र में हम ऐसे ही एक और महत्वपूर्ण विषय का गहन विश्लेषण करेंगे। लेकिन जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सभी एक सवाल पर विचार करें। खास तौर पर वो छात्र जो मेंस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह सोचने का विषय है। एक मेंस लेवल का सवाल। हाँ, देखिए, यदि आर्थिक विकास के कारण राज्य की बिजली की मांग लगातार तेजी से बढ़ रही है, तो क्या केवल विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा मतलब डिसेंट्रलाइज सोलर के सहारे पूरी तरह से नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है? बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है। या फिर भविष्य में जो बेस लोड पावर है, जो 24 घंटे की डिमांड है, उसके लिए हमें किसी बहुत बड़े तकनीकी बदलाव की आवश्यकता होगी। इस पर स्वयं विचार करें और अपनी विश्लेषणात्मक सोच विकसित करें। इस पे जरूर सोचिएगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद और अपनी तैयारी पूरी लगन से जारी रखें। दिस इज बिहार मैटर्स साइनिंग ऑफ।